तो जैसा कि आपका बीपीएससी प्री 26 जुलाई को है और आप इस समय लास्ट रिवीजन मोड में आ गए होंगे, तो इसको ध्यान में रखकर यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने 38वीं से 71वीं बीपीएससी तक के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का डिस्कशन किया है। यह क्लास प्राचीन भारत की है, इसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत की क्लास आएंगी और यह सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपके समय को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, जिसे आप बिना टाइम वेस्ट किए देख सकें और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर पाएँ जिनकी एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता है। कालीबंगा से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ की पक्की ईंट से बनी इमारत कला और वास्तुकला थी। बनावली कालीबंगा से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल्का टेराकोटा कहाँ से मिला? बनावली और कालीबंगा से। नौपाषाणकालीन स्थल और उनके स्थान वर्तमान में उत्तनूर तेलंगाना में, चिरांद बिहार, गुफक्राल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। भीमबेटका स्थल रायसेन मध्य प्रदेश में। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसे पूर्णतः समर्पित है? तो सोम और इस वे पर नामकृत देवता को। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुसणी नदी के तट पर लड़ा गया। गायत्री मंत्र किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो धर्मशास्त्र के समय भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कहाँ पर? तो कश्मीर में। यह एकमात्र था बौद्ध सभा जो कि कश्मीर में आयोजित हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क ने। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। त्रिपिटक किससे संबंधित पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो राजगीर बिहार में। गौतम बुद्ध को इस देवता का स्थान कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया है। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। मेसोपोटामिया आज के समय का इराक का क्षेत्र। घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं। इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली के निकट। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी बड़राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ गात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामाली से हुआ। यही उनके प्रथम शिष्य थे। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसी का ही डिस्कशन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। और ये सभी पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो और इस समय आपको परीक्षा के दिन में भी बहुत ही कम समय बचा है, तो आप इसको 1 से 2 बार भी देखेंगे,
ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या निर्वाण पावापुरी में स्थित है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ अध्यक्ष थे। त्रिरत्न या 3 रत्न, सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। आप कमेंट में बता सकते हैं कि मक्खली गोसाल किसके समकालीन थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश की देन अत्यधिक थी। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाठी ग्राम में किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। महाजनपद और उनकी राजधानियां मल, तुसीनारा, अंग, चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। प्रद्योत अवंती का राजा था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। राजा खारवेल का संबंध आदि गुम्पा अभिलेख के साथ जुड़ा है। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य पहचान किया विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस से पहचान किया चंद्रगुप्त मौर्य का। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो विशाख दत्त ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मेगास्थनीस सेल्यूकस निएक्टर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो मेगास्थनीस किसके द्वारा भेजा गया? तो सेल्यूकस निएक्टर द्वारा। किसकी राज्यसभा में? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में। अब हम देखेंगे मेगास्थनीस ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीस की इंडिका में प्राप्त होता है। तो अगर पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन हमें जानना हो तो किस स्रोत से मिलता है? तो मेगास्थनीस की इंडिका से। घटना या स्थान और उससे संबंधित व्यक्ति। चोलगंगम जिल से संबंधित व्यक्ति हैं तो राजेंद्र प्रथम। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। सुदर्शन जिल चंद्रगुप्त मौर्य। 150 ईसा के समय रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख हमें अशोक के किस बृहस्पति शिलालेख से प्राप्त होता है? तो 13वें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ देता है कि अशोक के 13वें बृहस्पति शिलालेख से हमें किसकी विजय की जानकारी मिलती है, या फिर अशोक की कलिंग विजय की जानकारी हमें अशोक के किस अभिलेख से या फिर शिलालेख से मिलती है? तो 13वें बृहस्पति शिलालेख से। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है। भाब्रू बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस शिलालेख में बताया? तो भाब्रू। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। प्राचीन भारत में खरुष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। प्राचीन भारत के राजवंशों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: मौर्य, उनके उसके बाद सुंग, उसके बाद कर्ण और उसके बाद कुषाण वंश। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। भीम कनफ्यूशियस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सिद्धा प्राप्त की। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, ये ध्यान रखे रखिए। पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन से आचार्य संबंधित नहीं थे, तो इसका आंसर होगा कौटिल्य। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग भारत आया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री सुंग यून ने 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के व्यापार होते थे। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का छठा भाग थे। बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, को अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। तो अपृहत भूमि किसे कहा जाता था? बिना जोती हुई भूमि। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेकर हरिश्चंद्र थे। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। हुण राजा तोरमाण औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी। कमेंट में बताइए वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो यहाँ पे पता चल गया कि वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने भारत की यात्रा की। फायान के समय हमने भी पढ़ा है, कौन? चंद्रगुप्त के समय फायान और हेनसांग हर्षवर्धन के समय। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। हर्ष के समय पर भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। खजुराहो मंदिर स्थापना के निर्माण में चंदेल सहयोगी थे। कला की गांधार शैली का विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय में हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। सीधे यह प्रश्न आपको 2022 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। चूंकि चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय। चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो स्वायत्त शासन, ग्राम पंचायत। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। करूर ये चेर राजवंश की राजधानी थी। कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में कदम राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है। संगम युग में उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरेयूर। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश में सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कर्णाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार के जन्म की कहानी है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। यहाँ पे भी हम कुछ पुस्तक के नाम देखेंगे और उनके लेखक देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद संहिता के लेखक वराहमिहिर, राजत रंगड़ी के लेखक कर्ण, विक्रमांक देवचरित विल्हण, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, नीतिसार कामंदक, कुमार संभवम कालिदास, पृथ्वीराज दासो चंद्रबरदाई, स्वपन वासवदत्ता भास और किरातार्जुनीय भारवी तथा हर्षचरित बाणभट्ट। अब हम देखेंगे व्यक्तियों के नाम और उनके संबंधित कार्य। चरक चिकित्सा से संबंधित हैं। ब्रह्मगुप्त गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित है। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ। उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक
गोपाल ने की थी। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है सुल्तान जैनुल आबदीन। आज हमने बीपीएससी में जितने भी प्रश्न आए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित उनको कवर किया है। आगे हम मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद से आधुनिक भारत, इन सभी सेट्स को कवर करेंगे और ये सभी आपके बेस्ड रहेंगे 38वीं बीपीएससी से 71वीं बीपीएससी, इनसे रिलेटेड रहेंगे। इसी चैनल पे बिहार स्पेशल के सभी जो टॉपिक है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सभी को कवर किया गया है। ये सभी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही बिहार के करेंट अफेयर्स जो कि बिहार से संबंधित है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों उसमें शामिल हैं। उनका वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया गया, आप उसे देख सकते हैं। आगे इसी तरह की और भी क्लासें आती रहेंगी। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।